हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसा कि दोस्तों हमारा यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस को लेकर क्रैश कोर्स चल रहा था और उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को टॉपिक वाइज जो है करा रहे थे, टॉपिक वाइज, ठीक है नहीं। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे भारत के जो भी ब्रिटिश भारत में जो गवर्नर जनरल रहे और उनके द्वारा जो कार्य किए गए उसे हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है नहीं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सबसे पहला जो आपके पास बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ये सबसे पहला था। इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य ये है कि प्लासी के युद्ध के बाद इसने बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया, ठीक है नहीं। और उसके बाद शाह आलम द्वितीय, उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था, बक्सर के युद्ध में जब हराया था मीर कासिम को, शाह आलम द्वितीय को, सुजाउद्दौला को, ठीक है नहीं। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है, तो शाह आलम द्वितीय के साथ ये इलाहाबाद की संधि करता है, ये भी आपको याद रखना है। ये संधि 1765 में होती है, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है वारेन हेस्टिंग्स, ये कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, कंपनी के अधीन, ठीक है नहीं। और उसके बाद इसने के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं वो ये है, जिसमें पहला कार्य है कि फौजदारी और दीवानी अदालतें इसने हर जिले में, यानी कि ब्रिटिश भारत के अंतर्गत हर जिले में फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की, ठीक है नहीं। कोषागार को मुर्शिदाबाद से ये कलकत्ता ले गया, ट्रांसफ़र कर दिया इसने मुर्शिदाबाद से कलकत्ता को, कोषागार को, ठीक है, जो भी उनका खजाना टाइप था अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के टाइम पर। और कलकत्ता में मदरसे की स्थापना भी इन्होंने करवाई। इनके समय में ही जोनाथन डंकन द्वारा एक बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई, बनारस में जोनाथन डंकन द्वारा। और जो बाद में जाकर जो काशी विश्व जो BHU है, ठीक है नहीं, BHU जो स्थापित किया गया है वो इसी विद्यालय पर स्थापित किया गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, ठीक है नहीं। उसके बाद आपके पास बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना ये करते हैं, यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए एक बोर्ड की स्थापना की जाती है। और 1774 ईस्वी में ये उच्च न्यायालय की स्थापना भी करते हैं, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना इनके समय पर ही होती है। 1782 ईस्वी में जब मराठों से पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो उसमें सालवाई की संधि जो है इनके द्वारा की जाती है मराठों के साथ। तो ये वारेन हेस्टिंग्स के कार्य थे। इसी क्रम में आगे सर जॉन शोर हैं आपके पास, तो ये भारत में जब गवर्नर जनरल बनते हैं तो हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं, यानी किसी प्रकार के हस्तक्षेप से बचते हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद एक चार्ल्स मेटकॉफ, ये किस लिए फेमस हैं? ये भारत में इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इन्होंने प्रेस पर से काफ़ी प्रतिबंध को हटाया गया था इनके द्वारा, इसलिए इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये हस्तक्षेप में ज़रा थोड़ा सा सही कर लो, ये आपके पास हस्तक्षेप में आपके पास जल्दी में थोड़ा सा हो जाता है, हस्तक्षेप, ठीक है नहीं, ये आपके पास। और चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। इसी क्रम में आगे आपके पास लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो ये महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे आपके पास। और इनके जो प्रमुख कार्य ये हैं कि न्यायिक और कर शक्तियों का पृथक्करण करते हैं। ये जिले में जो कलेक्टर को आपके पास न्यायिक अधिकार और कर वसूली करने का अधिकार था उसे पृथक करते हैं, न्यायिक अधिकार अलग और कर वसूल करने के अलग। और ये भ्रमणशील अदालतें हैं, ठीक है नहीं, उन्हें आपके पास स्थापित कराते हैं। प्रत्येक जिले में पुलिस थाना, यानी कि हर जिले में पुलिस थाने की व्यवस्था कराते हैं और पुलिस सेवा को शुरू कराने का काम भी इनका ही है। और हर जिले में जो पुलिस थाना स्थापित होता है उसमें थाना जो दरोगा होगा वो उसका इंचार्ज होगा, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण काम इनका यही स्थायी बंदोबस्त। 1793 ईस्वी में ये भारत में स्थायी बंदोबस्त को लागू करते हैं, जिसे जमींदारी प्रथा आपके पास या इस्तेमारी प्रथा कहा जाता है, उसे लागू करते हैं राजस्व वसूलने के लिए। और नागरिक सेवा यानी कि सिविल सर्विस की भी शुरुआत करते हैं आपके पास, उसकी स्थापना का श्रेय इन्हें ही जाता है। और पुलिस सेवा की स्थापना का भी श्रेय इन्हें ही जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल थे, ठीक है नहीं। उसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो प्रमुख हैं आपके पास फेमस हैं सहायक संधि के लिए। सहायक संधि का जो क्रम है वो मैंने आपको बताया कि सहायक संधि में सबसे पहले जो राज्य था वो हैदराबाद था सहायक संधि को अपनाने वाला, उसके बाद मैसूर और फिर तंजौर, फिर अवध,
पेशवा, भोंसले और सिंधिया। तो ये क्रम भी याद रख लेना, क्योंकि कभी कभी क्रम लगाने भी आ जाता है। तो सहायक संधि कौन, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, और पहला राज्य कौन था आपके पास अपनाने वाला, हैदराबाद। उसके बाद कलकत्ता में ये एक फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना करते हैं, कोलकाता में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। उसके बाद एक मिंटो, ठीक है नहीं, माल्ले मिंटो करके, माल्ले मिंटो नहीं है ये, मिंटो करके आपके पास एक जो गवर्नर जनरल थे, इनके समय पे महाराजा रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि होती है 1809 ईस्वी में, यह आपको याद रखना है। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह के साथ 1809 ईस्वी। और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो हैं, इनके टाइम पर नेपाल के साथ सुगोली की संधि होती है, सुगोली की। और महाराष्ट्र में जो पिंडारी थे, जो महाराष्ट्र की सीमा में मतलब अवैतनिक एक प्रकार से सैनिक थे, जो केवल युद्ध के टाइम पर आते थे और लूट खसोट का जो भी माल मिलता था उसमें उनकी हिस्सेदारी होती थी। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों के दमन किया, पिंडारियों का, और इसी क्रम में मराठाओं के साथ युद्ध भी हुआ इनका, ठीक है नहीं। तो अगर पिंडारियों के दमन के समय कौन थे गवर्नर जनरल, लॉर्ड हेस्टिंग्स। और नेपाल के साथ सुगोली की संधि किसके द्वारा की गई, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एमहर्स्ट आपके पास आते हैं, ठीक है नहीं। एमहर्स्ट ये आपके पास गवर्नर जनरल थे, बर्मा के साथ याडूब की संधि इन्होंने की, ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। तो बर्मा के साथ याडूब की संधि, तो इनका नाम याद रखना है, और सुगोली की संधि तो लॉर्ड हेस्टिंग्स को याद रखना है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो आपके पास गवर्नर जनरल हुए, जो पूरे भारत के थे, पूरे भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है नहीं, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इन्हें 1813 में भारत का पहला गवर्नर जनरल इन्हें मतलब बनाया गया पूरे भारत के लिए। अब ये कानून का निर्माण कर सकते थे और जो भी इन्हें अधिकार मिले हुए थे संवैधानिक, ठीक है नहीं। उसके बाद इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम ये है 1829 में सती प्रथा, 1829 में सती प्रथा का इन्होंने आपके पास, ये भी याद थोड़ा सा चेंज कर लेना, सती प्रथा, ठीक है नहीं, 1829 में सती प्रथा पर रोक इनके द्वारा लगाई गई। मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, सती प्रथा। तो 1829 में इनके द्वारा सती प्रथा के लिए कानून बनाया गया और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से यह हुआ, ठीक है। उसके बाद ठगी प्रथा को इन्होंने समाप्त किया, और ठगी प्रथा को जो समाप्त किया गया वो आपके पास कर्नल सिलीमेंस की हेल्प से इन्होंने किया। तो ये भी याद रखना है, ठगी प्रथा का अंत और कर्नल सिलीमैन, ठीक है, इनकी हेल्प से। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद शिक्षा के संबंध में इन्होंने आंग्ल प्राच्य विवाद, शिक्षा के संबंध में जो आंग्ल प्राच्य विवाद था वो आपके पास इनके टाइम पर ये वो विवाद चला, और अंग्रेजी को भारतीय जो शिक्षा थी, उच्च शिक्षा, उसका मीडियम बनाया गया, और इनके टाइम पर ही शिशु बाल हत्या पर रोक लगाई गई। तो काफ़ी महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हुए ये पूरे भारत के, और इनके समय पर ये महत्वपूर्ण कार्य हुए, तो आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। एक लॉर्ड एलन बारो थे, 1843 ईस्वी में दास प्रथा का अंत इनके टाइम पर किया गया। प्रयास विलियम बेंटिंग ने भी किए थे, लेकिन समाप्त इनके टाइम पर किया गया, तो हम इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग, इन्होंने नरबली प्रथा को, जो आपके पास नरबली प्रथा, नरों की जो मनुष्य की बलि देने की प्रथा थी, उस पर जो रोक लगाई लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लगाई गई, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद लॉर्ड मेयो लॉर्ड मेयर करके गवर्नर जनरल थे, तो इनके टाइम पर प्रथम जनगणना हुई 1872 ईस्वी में, और कृषि विभाग की इन्होंने स्थापना की, ये भी आपको याद रखना है। और इनकी हत्या एक अफगान व्यक्ति के द्वारा इनके ऑफिस में चाकू मारकर कर दी गई, तो ये भी आपको याद रखना कि किस गवर्नर जनरल को चाकू मारकर उनके ऑफिस में मारा गया, तो लॉर्ड मेयो को। प्रथम जनगणना होती है 1872 में इनके टाइम पर, और कृषि विभाग की स्थापना करते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी का पहला काम ये है व्यवगत सिद्धांत। व्यवगत सिद्धांत क्या होता है, यानी कि जिसे कहते हैं मतलब हड़प नीति, इसे दूसरा नाम इसका हड़प नीति है, हड़प नीति। तो ये भी आप याद रख लोगे, ठीक है नहीं। व्यवगत सिद्धांत या हड़प नीति को लागू करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले आपके पास हड़प नीति के तहत कौन से राज्य को हड़पा गया, तो सतारा को। उसके बाद जयपुर, फिर संबलपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, और फिर झांसी, और सबसे लास्ट में नागपुर, ठीक है। तो ये आपको क्रम भी याद रखना है। सबसे पहले किसे आपके पास हड़प नीति के तहत डलहौजी ने ब्रिटिश भारत में मिलाया, वो सतारा को मिलाया, ठीक है।
रेल चलाने का श्रेय भी नहीं जाता है। बम्बई से ठाणे के बीच 1853 ईस्वी में पहली रेल सेवा स्टार्ट की गई लाल डलहौजी के टाइम पर। डाक टिकट को शुरू करने का भी श्रेय नहीं जाता है। और सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे आप PWD कहते हो आज के टाइम में, जो सड़कों का निर्माण कराता है, उस विभाग की स्थापना का श्रेय भी डलहौजी को ही जाता है। और लोक सेवा आयोग, जो आपके पास स्टेट लोक सेवा आयोग होता है, जो PCS की फॉर्म निकालता है, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या सेंट्रल लोक सेवा आयोग UPSC, ये जो लोक सेवा आयोग है, इसकी स्थापना का श्रेय डलहौजी को ही जाता है। और इनके टाइम पर ही पहली बार प्रतियोगिता आयोजित, नागरिक सेवा के संदर्भ में पहली बार प्रतियोगिता आयोजित की गई इनके समय पर ही, ठीक है। और शिक्षा से संबंधित एक वुड डिस्पैच ये लाते हैं, शिक्षा से संबंधित, ठीक है, नहीं, वुड डिस्पैच लाते हैं, और जिसके माध्यम से जो विश्वविद्यालय शिक्षा है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। और आगरा से कलकत्ता के बीच तार सेवा को शुरू कराने का श्रेय भी नहीं जाता है, ठीक है। अवध का विलय भी इनके टाइम पर होता है 1856 ईस्वी में। 1856 में अवध का विलय होता है, ये भी आपको याद रखना है। और फिर उसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक आते हैं। इनके टाइम पर स्वेज नहर का निर्माण किया गया। और एक डफरिन आते हैं आपके पास, इनके टाइम पर कांग्रेस की स्थापना की गई। जो आपके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसकी स्थापना जो है लॉर्ड डफरिन के टाइम पर की गई, ठीक है। इसी क्रम में अब आपके पास गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के पहले वायसराय भी थे और अंतिम गवर्नर जनरल भी, ये आपको याद रखना है। और भारत के पहले वायसराय भी यही थे, ठीक है नहीं। और 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम होता है वो इन्हीं के समय पर होता है। और सत्ता परिवर्तन जो होता है, यानी कंपनी से जो भारत की सत्ता ब्रिटिश सरकार के अंडर में चली जाती है, वो भी इनके समय पर ही होती है, ठीक है नहीं। 1861 में यानी बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों जगह जो उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है वो भी इन्हीं के टाइम पर की जाती है, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। और विधवा पुनः विवाह, ये जो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से लाया जाता है, तो लॉर्ड कैनिंग के माध्यम से ही लाया जाता है 1856 में। और पोर्टफोलियो प्रणाली, यानी कि मंत्रालय की जो प्रणाली है, आज आप देखते होगे विभिन्न मंत्रालय जो हैं वो कैनिंग के टाइम पर ही पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो है आपके पास 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन करते हैं और महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी जाती है इनके द्वारा, ठीक है नहीं। और उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यानी कि भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध के लिए 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनके द्वारा लाया जाता है। और 17 अधिनियम भी लाया जाता है इनके माध्यम से, ठीक है नहीं। और सिविल सेवा में जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष इनके समय पर ही की जाती है। और उसके बाद जो है आते हैं लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन जो है उन्हें भारत में स्वशासन का भारतीय स्वशासन, जिसे आप आज गांव में देखते होंगे चुनाव होते हैं और जो सत्ता का विकेंद्रीकरण है, तो इसे भारतीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। और सिविल सेवा में जो आयु इन्होंने 21 वर्ष से घटाकर 19 की थी, तो ये पुनः 19 से 21 वर्ष कर देते हैं, ठीक है नहीं। और भारत में जो भी प्रेस से संबंधित इन्होंने ये प्रतिबंध लगाया था, उस प्रेस के प्रतिबंध को भी हटा देते हैं। और इनके टाइम पर ही नियमित जनगणना स्टार्ट की गई। जनगणना लॉर्ड मेयो के टाइम पर हुई थी 1872 में शुरू, लेकिन नियमित रूप से लॉर्ड रिपन के टाइम से ही शुरू हुई। और 1881 में ये प्रथम कारखाना अधिनियम, अधि का मतलब अधिनियम, तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के टाइम पर ही लाया गया। और इनके टाइम पर ही इल्बर्ट विल विवाद हुआ, जिसके विरोध में जो आपके पास अंग्रेज थे उन्होंने श्वेत विद्रोह किया। इल्बर्ट विल विवाद क्या था कि लॉर्ड रिपन के टाइम पे ये आदेश दे दिया गया कि जो यूरोपीय लोग हैं उनकी सुनवाई भारतीय न्यायाधीश सुन सकता है, ठीक है नहीं। इसी को आपके पास ये काफ़ी बड़ा इशू हुआ और अंग्रेज इसके खिलाफ हो गए, श्वेत विद्रोह हुआ और बाकायदा इन्हें बिल वापसी लेना पड़ा, ठीक है नहीं। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन की मैं बात करूं तो 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुआ था। और पुरातत्व विभाग, यानी कि आपके पास जो पुरातत्व संबंधी चीज़ों की खोज के लिए, खुदाई के लिए जो विभाग है आपके पास, वो आपके पास इनके टाइम पर ही उसकी स्थापना की गई। और इनके टाइम पर एक मैकडोनाल्ड अकाल आयोग की स्थापना की गई। मैकडोनाल्ड अकाल आयोग लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ही उसकी स्थापना की गई, ये अभी आपको याद रखना है। उसके बाद लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो जब ये बनते हैं
तो बस सूरत का जो विभाजन, कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था 1907 में, वो इनके टाइम पर हुआ था। और उसके बाद आते हैं हार्डिंग द्वितीय। तो इनके टाइम पर 1911 ईस्वी में पुनः दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है, लॉर्ड हार्डिंग को, ठीक है नहीं। और प्रथम विश्व युद्ध भी इनके टाइम पर होता है। और जो आपके पास प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, वो इनके टाइम पर ही हुआ था। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी ये बनते हैं लॉर्ड हार्डिंग। ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा गवर्नर जनरल बनारस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति बना, तो लॉर्ड हार्डिंग। उसके बाद लॉर्ड चैम्सफोर्ड आते हैं। 1916 में कांग्रेस का जो भी लखनऊ समझौता हुआ था, वहाँ पर कांग्रेस का जो मिलन हुआ, जो विभाजन हुआ था, वो फिर कांग्रेस दोबारा एक जगह आ गई 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, तो वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पर। जलियांवाला बाग 1913 में जो घटना होती है, वो भी इनके टाइम पर ही होती है। और रोलेट एक्ट, जिसमें बिना किसी आपके पास बिना दलील, बिना वकील के जो है व्यक्ति को जेल में अंदर डाल दिया जाता है, बिना सुनवाई के किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पर पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था, तो रोलेट एक्ट भी इनके टाइम पर ही लाया गया। फिर आते हैं लॉर्ड इरविन। तो 1928 में साइमन कमीशन जो भारत आते हैं, वो इनके समय पर आते हैं। और कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें कांग्रेस ने स्वराज्य का नारा दिया, 1929 में होता है। और 1931 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया गया, इनके टाइम पर ही किया गया, ठीक है नहीं। और लॉर्ड इरविन समझौता जो है गांधी जी का, इनके साथ ही होता है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। ये द्वितीय विश्व युद्ध इनके टाइम पर शुरू हुआ 1939 में। और 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव है, वो भी इनके टाइम पर ही लाया गया भारतीयों का समर्थन लेने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में। और 1942 में भारत छोड़ो जो आंदोलन शुरू किया गांधी जी ने, वो भी इनके टाइम पर ही किया। और क्रिप्स मिशन जो आता है, ठीक है नहीं, वो भी इनके टाइम पर ही आता है। और फिर लॉर्ड वेवल हैं। तो कैबिनेट मिशन, जिसके आधार पर भारत की संविधान सभा की स्थापना की गई है, तो कैबिनेट मिशन 1946 में इनके टाइम पर ही आता है। 1946 में संविधान सभा का निर्माण इस पे आधार पर ही किया गया है। और 1945 में आपके पास कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य वेवल के माध्यम से समझौता होता है, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है, तो वो भी इनके टाइम पर ही लाया गया। और सबसे अंतिम होते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के, जब भारत आज़ाद हुआ तो पहले गवर्नर जनरल यही बने विदेशी। और भारतीय की बात करूँ तो सी राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल हैं। और विदेशी तो ये आपके पास लॉर्ड माउंटबेटन। इन्होंने 3 जून 1947 की योजना प्रस्तुत की, जिसमें भारत विभाजन का प्रावधान था। और 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय भारत के गवर्नर जनरल यही थे। तो ये मैंने आपको एक ही वीडियो में सारे गवर्नर जनरल और उनके कार्यों को पढ़ा दिया, ठीक है नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इसी तरह के जो क्रैश कोर्स से संबंधित वीडियो हैं, जो आपके PCS में या किसी वनडे एग्जाम में आपकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करता रहूँगा, ठीक है। फिर मिलते हैं आगे किसी और अन्य टॉपिक के साथ, ठीक है नहीं। तब तक के लिए आप पढ़ाई कीजिए और अगर प्रयास अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।